जौनपुर में फरीद खां के सिर्फ 4 दोस्त थे। इनमें से 3 गवर्नर की फ़ौज में जुज़ वक्ती मुलाजमत करते थे। जुज़ वक्ती और कुल वक्ती मुलाजमत का उस वक्त आम रिवाज था। मरकज़ी या सूबाई हुकूमत अखराजात को कम करने के लिए कुल वक्ती फ़ौज कम रखती थी और जुज़ वक्ती फ़ौज की तादाद कसीर होती थी। कुल वक्ती फ़ौज छावनी में रहती थी। इन फ़ौजों की तनख्वाहें भी माकूल होती थी। इसके अलावा दूसरी मराहत भी दी जाती थी। जुज़ वक्ती फ़ौज की तनख्वाहें बहुत कम होती थी। इन्हें अपने घरों में रहने और कारोबार करने या किसी दूसरी किस्म की गैर फौजी मुलाजमत करने की इजाज़त होती थी। इन्हें हफ्ता में सिर्फ एक बार छावनी जाकर फ़ौजी तरबियत हासिल करना पड़ती थी। फरीद खां के यही 3 दोस्त इसके ज़्यादा करीब थे और इन्हीं के साथ वो हफ्तावार फ़ौजी तरबियत भी हासिल कर रहा था। दोस्तों को जब मालूम हो कि फरीद खां दरअसल एक बड़े जागीरदार का बेटा है और बाप से खफा होकर जौनपुर आया था, और वो और ज़्यादा खुश हुए और फरीद खां को ये मुखलिसाना मशवरा दिया कि वो बाप के साथ ज़रूर जाए और अपनी जागीर के इंतज़ाम में दिलचस्पी ले, क्योंकि जागीर दरअसल एक छोटी सी रियासत होती है जो मेहनत से एक बड़ी रियासत और हुकूमत में तब्दील हो सकती है। सबसे आखिर में फरीद खां अपने सबसे प्यारे और भोले भाले दोस्त खानी खान के पास पहुंचा। खानी खान ने न सिर्फ अपनी महबूबा को ढूंढ निकाला था और इससे बाकायदा शादी कर ली थी, बल्कि 2 मज़ीद डाकुओं को भी गिरफ्तार कराया था। शादी के बाद खानी खान अपने ससुराल यानी सराय में आ गए थे और चैन की बांसुरी बजा रहे थे। फरीद खान ने जब खानी खान को जौनपुर छोड़कर जाने की इत्तला दी तो वो धक से रह गया। नहीं फरीद खान, मैं अब आपको नहीं जाने दूंगा। कई दिनों बाद तो मैंने आपको पाया है और फिर खो दूँ, ये कैसे हो सकता है? फरीद खान इसे समझाया। खानी खान, तुम तो कहते थे कि फरीद खान तुम एक दिन बड़े आदमी बनोगे और हज़ारों आदमी तुम्हें सलाम किया करेंगे, और अब तुम अपनी ही बात की मुखालफत कर रहे हो। अगर मैं सैसराम वापस नहीं जाऊँगा तो मुझे अपने बाप की जागीर में हिस्सा नहीं मिलेगा और मैं हमेशा यूँ ही जूतियाँ चटखाता रहूँगा। खानी खान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, फरीद खान, अगर आप मुझसे एक वादा करें तो मैं आपको जाने की इजाज़त दे सकता हूँ। अच्छा बताओ, तुम्हारी शर्त क्या है? फरीद खान ने दरियाफ्त किया। शर्त यह है। खानी खान ने अपने हाथ पर हाथ मारकर बोला, आप वादा करें कि आप सैसराम से हर माह जौनपुर आया करेंगे। फरीद खान को सोचना पड़ गया। वो अपने दोस्त से झूठा वादा भी नहीं करना चाहता था। आखिर फरीद खान ने कहा, देखो खानी, मैं तुमसे झूठा वादा नहीं कर सकता। हाँ, ये वादा ज़रूर करता हूँ कि साल में एक बार ज़रूर जौनपुर आने की कोशिश किया करूँगा। साल भर? खानी खान जैसे कुछ हिसाब लगाने के बाद बोला। फिर बोला, फरीद खान, साल के तो 12 महीने होते हैं। इस वक्त तक तो वो महीना गुजर चुका होगा। कौन सा महीना? फरीद खान ने घबरा के पूछा। जवाब देने से पहले खानी खान फरीद खान के ज़रा और करीब आ गया। फिर इसने इधर उधर देखा और बड़े राजदाराना अंदाज में इंकशाफ किया। मेरी बीवी कहती है मैं बाप बनने वाला हूँ। फरीद खान इसकी सादगी पर मुस्कुरा दिया। इसने खानी खान को मुतमईन करने के लिए कहा, अच्छा मैं वादा करता हूँ जब तुम बाप बनोगे तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। खानी खान बहुत खुश हुआ। फिर फरीद खान चलने के लिए खड़ा हुआ और कहा, खानी खान, ये बताओ कि अगर मैंने जागीर का काम संभाल लिया और मुझे वहाँ ज़्यादा दिन रहना पड़ा तो क्या तुम मेरे पास आ जाओगे? क्यों नहीं फरीद खान, आपके लिए जान हाजिर है। फरीद खान ने बड़े खुलूस से कहा, आप अगर कहें तो मैं इस वक्त भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तुम्हारी मोहब्बत का शुक्रिया खानी खान। फरीद खान ने जवाब दिया, अगर तुम तन्हा होते तो मैं तो अपने साथ ले जाता, लेकिन अब तुम घर बार वाले हो। मैं वहाँ पहुँचकर हालात देखूँगा और जब तमाम इंतजामात मुकम्मल हो जाएंगे तो मैं तुम्हारी बीवी को अपने पास बुला लूँगा। इसी रात फरीद खान बाप के साथ सहसराम रवाना हो गया। चलते वक्त गवर्नर जौनपुर जमाल खान ने एक बार फिर हसन को तन्हाई में समझाया, हसन खान, खुदा का शुक्र अदा करो कि तुम्हें कुदरत ने फरीद खान जैसा बेटा अता किया है। अभी सीरे को कूड़े में मत फेंक देना। तुम्हारे पूरे कबीले सूर में फरीद खान जैसा ज़हीन, बहादुर और बेदार मगज कोई दूसरा जवान नहीं है। तुम कुछ दिन इसी जागीर के काम पर लगाए रखो। फिर जब मैं आगरा जाऊंगा तो ताजदार हिंद शहनशाह इब्राहिम लोदी के सामने से पेश करूंगा, क्या जबकि शहनशाह इसे किसी अच्छे ओहदे के लिए मुंतखब कर ले। हसन खान इसकी बातों पर सर हिलाता रहा, मगर ये ज़रूर हुआ कि इस बार इससे दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो सहसराम पहुँचकर न सिर्फ सहसराम और खासपुर टांडा की जागीर फरीद खान के हवाले कर देगा, बल्कि अगर इसकी नो मुस्लिम बीवी ने इसकी मुखालफत की तो इसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। चुनांचे तमाम रास्ते वो इसी उधेड़बुन में उलझा रहा। मगर हसन खान के सख्त रवैये के बावजूद इसकी नो मुस्लिम बीवी की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। सहसराम पहुँचकर हसन खान फरीद से कह रहा था कि वो दूसरे दिन इसके घर आ जाए और वहाँ इससे जागीर के बारे में पूरी हदायत हासिल कर ले। फरीद खान को यह ताकीद करके जब हसन खान घर पहुँचा तो इसकी बीवी ने इसकी त्योरों पर बल देखे तो वो उल्टा इस पर बरस पड़ी। ये त्योरों पर बल क्यों पड़े हैं? क्या सिखा पढ़ा के भेजा है बेटे ने? हसन खान ने जब से काम लेते हुए कहा, बेटा क्या सिखाए पढ़ाएगा? सहसराम की जागीर निकल रही है हमारे हाथ से। क्यों? जागीर क्यों निकल रही है?
चांदनी टरा के बोली, जागीर हमें शहनशाह ने दी है, कौन निकाल सकता है तुमसे जागीर। हसन खान ने नरमी से कहा, जागीर बेशक शहनशाह ने दी है, मगर सिफारिश जौनपुर के गवर्नर जमाल खान ने की थी। अब वो नाराज़ हो गया है। क्यों नाराज़ हो गया वो? चांद ने यूँ सवाल किया जैसे हसन खान या गवर्नर जौनपुर इसके नौकर हैं। हसन खान ने फिर जब से काम लिया और लेजा नरमी रखा। सहसराम के पर्चा नवीस ने गवर्नर को रिपोर्ट दिया कि जागीर का इंतज़ाम रोज़ रोज़ ख़राब होता जा रहा है और जागीरदार कई के महीने जागीर की गश्त पर भी नहीं आते। तो फिर जाया करो जागीर की देखभाल को, मैंने रोका है तुम्हें? चांदनी का लहजा पहले से ज़्यादा तल्ख हो गया। जाऊँगा तो जब जागीर बचेगी, हसन खान ने बीवी को डराने के लिए कहा। सहसराम और खासपुर टांडा छिन गया है हमसे। अब तो चांदनी बैठे से खड़ी हो गई। कैसे छिन गया हमसे? तुम चुपचाप कब्जा ना दे देना किसी को। मैं अपने बच्चों को आगरा ले जाऊंगी और शहनशाह के पास फरियाद लेके। उन दिनों आगरा दारुसल्तनत था और दिल्ली छोटा सा दारुसल्तनत था जहाँ एक गवर्नर रहता था। शहनशाह आगरा में रहा करता था। चुनांचे शहनशाह इब्राहिम लोदी उस वक्त आगरा ही में था जब बाबर ने हिंदुस्तान पर हमला किया था। हसन खान ने ज़रा सख्त होते हुए कहा, फरियाद क्या करोगी? सहसराम और ख्वासपुर मुझसे छीन के तुम्हारे बेटे को दे दिया गया है। चांदनी ने हसन खान को चौंक के देखा। क्या कहा? मेरे बेटे को सहसराम और ख्वासपुर की जागीर दी गई है? ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। चांदनी ने वहीं से आवाज़ दे गई, अरे सुलेमान अहमद कहाँ हो तुम? इधर आओ, तुम्हें शहनशाह ने जागीर दी है। और सुलेमान खां और अहमद खां दौड़े हुए माँ के पास पहुँच गए। चांदनी थी कि फूले न समा रही थी। अब हसन खान ने कड़क कर कहा, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं। सहसराम और ख्वासपुर तेरे बेटों को नहीं, मेरे बेटे को दिए गए हैं, समझी कि नहीं? क्या कह रहे हो? मेरे बेटों के होते हुए तेरा बेटा जागीर पर कैसे कब्जा कर सकता है? मैं उसका खून पी लूँगी। ओ कमज़र्फ, ज़ुबान संभाल के बात कर वरना मुंह तोड़ दूँगा। हसन खां वाकई पठान बन गया। कान खोल के सुन ले, सहसराम और ख्वासपुर टांडा के इलाके फरीद खां को मुंतकिल हो गए हैं। ये शाही हुक्म है। कल फरीद जागीर के मामला पर गुफ्तगू करने मेरे पास आएगा। कौन फरीद खां? चांदनी कमर पर दोनों हाथ रख के बोली, इसने इस दहलीज पर कदम रखा तो मैं इसकी टांगें तोड़ दूँगी। आके तो दिखाए यहाँ। हसन खान ने चीख कर कहा, वो आएगा और ज़रूर आएगा। तूने ज़रा भी गड़बड़ की तो चुटिया पकड़कर हवेली से बाहर कर दूंगा। चांदनी और हसन खान में तमाम रात लड़ाई होती रही। फिर चांदनी ने अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल किया और अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ गई। इसका ख्याल था कि हसन खान इससे एक रात भी अलग नहीं रह सकता, इसकी खुशामद करेगा और इसके मुतालबा के आगे सर झुका देगा। मगर घंटे 2 घंटे गुजरने के बाद भी हसन खान ने कमरे पर दस्तक नहीं दी तो चांदनी का दिल घुटने लगा। इसे रोते अपने बड़े बेटे सुलेमान खान से कहा, मालूम होता है फरीद खान का जादू वापर चल गया है, जब भी वो टस से मस नहीं हो रहा। सुलेमान खान ज़िद्दी था मगर इसे कुछ अकल भी थी। इसने माँ को समझाया, माँ तुमने मुझे एक मिसल सुनाई थी, वो इस वक्त बहुत याद आ रही है। भाड़ में जाए तेरी मिसल। चांदनी गुस्से से बोली, मेरी जान पर बनी है, पूरी जागीर निकली जा रही हाथ से और तुझे इस वक्त मिसल सुनाने की पड़ी है। सुलेमान खान ने जवाब दिया, माँ वो मिसल हमारे हालात पर बुरी उतरती है, इसलिए मुझे याद आ रही है। अगर तुम वो मिसल सुन लो तो मुझ पर मेहरबानी होगी। शायद तुम्हारी समझ में कोई ऐसी बात आ जाए जिससे हमारी किस्मत पलट जाए और जागीर वापस आने की सूरत पैदा हो जाए। चांदनी ने पहले बेटे का मुंह देखा, फिर पूछा, अच्छा बता कौन सी मिसल सुनाना चाहता है और इसका हमारी मुसीबत से क्या वास्ता है? सुलेमान ने बड़ी संजीदगी से कहा, माँ तुमने मुझे ये मिसल सुनाई थी कि आधी छोड़ पूरी के पीछे भागे, आधी न मिले न पूरी। बाबा हमें हाजीपुर का इलाका दे रहे हैं और फरीद खां को सहसराम और ख्वासपुर टांडा दिया जा रहा है। इस वक्त बाबा बहुत गुस्सा में है, इसलिए मेरा ख्याल है कि माँ तुम हाजीपुर लेना कबूल कर लो, अक्लमंदी यही है। बाबा तो हमारे पास ही रहेंगे, मुका महल देख इनसे, बाकी जागीर भी मांग लेना। चांदनी ने बड़ी हैरान नज़रों से सुलेमान को देखा। अरे तू इतना अक्लमंद है सुलेमान, मुझे तो ये मालूम ही नहीं था। इसके बाद चांदनी के हाथ पैरों में जैसे बिजलियाँ दौड़ गई। इसने सुलेमान और दूसरे बेटे अहमद को इनके कमरों में भेज दिया और ख़ुद कमरे से निकलकर शोहर के पास पहुंची। हसन खां बैठक में पड़ा था। सुनते हो खान जी? चांदनी ने बड़े प्यार से कहा। हसन खान को अपने कानों पर एतबार न आया। इसने बगैर मुंह से कपड़ा हटाए पूछा, कौन है? चांदनी ने इठला के कहा, और कौन हो सकता है, उठो कमरे में चलो। हसन खान कसमसाकर उठे और बोले, चलता तो हूँ मगर अपने फ़ैसले के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनूंगा। चांदनी ने इसका हाथ अपने हाथों में लेके कहा, चलो क्या हुआ, तुम मेरी 1000 बातें मान जाते हो, मगर अगर तुम्हारी एक बात मान लूँगी तो मेरी इज्जत में बट्टा लग जाएगा। चाहे सहसराम में रहूँ या हाजीपुर में, कहलाऊँ भी तो जागीरदार नहीं ही। चांदनी की मोहब्बत भरी बातों ने हसन खान का सारा गुस्सा ठंडा कर दिया। बड़े प्यार से बोला, चांदनी अगर तू ऐसी ही प्यार भरी बातें किया कर तो ये रोज़ का दंगा फसाद क्यों हो?
दूसरे दिन हसन खां फरीद खां को अपने घर बुलाने के बजाय खुद इसके रहायशगाह पर गए और खुशखबरी सुनाई। तुम्हारी छोटी माँ ज़रा गुस्सा की तेज़ा मगर है बड़ी मोहब्बत करने वाली। इसने सैसराम और ख्वासपुर टांडा तुम्हें देने पर कोई एतराज़ नहीं किया, बल्कि ये भी कहा है कि वो हाजीपुर चली जाएगी। दूर दूर रहने से मोहब्बत बढ़ती है ना। फरीद खां को इस खबर पर ताज्जुब ज़रूर हुआ, मगर इसने कोई जवाब न दिया। एक हफ्ता के अंदर अंदर हसन खां अपनी चहीती बीवी और इसके दोनों बेटों के साथ हाजीपुर मुंतकिल हो गया और सैसराम और ख्वासपुर टांडा का इंतज़ाम फरीद खां के सुपुर्द हो गया। मुअज़्ज़िज़ सामीन, तारीख़ बताती है कि ख्वासपुर का पुराना नाम कालीपुर था। ये एक छोटा सा परगना था, मगर यहाँ के परगनावार यानी ज़िलादार को सरकार दहली की तरफ से राजा का खिताब मिला हुआ था और वो राजा कालीपुर के नाम से पुकारा जाता था। फिर सुल्तान बहलू लोधी के ज़माने में ये राजवाड़ा ख़त्म कर दिया गया। इसका नाम कालीपुर से ख्वासपुर रख दिया गया और इसे टांडा के साथ मुल्हिक कर दिया गया। कालीपुर का परगना तो ख़त्म हो गया, वहाँ के हाकिम को जो खिताब सरकार दहली से मिला था वो बरकरार रहा और फरीद खां के ज़माना में भी राजा का ये ख़ानदान ख्वासपुर टांडा में आबाद था। इसके मौजूदा राजा का नाम राजा सुखदेव था। जिस तरह शाही ख़ानदान के तमाम बच्चे शहज़ादे पुकारे जाते हैं, इसी तरह राजा ख़ानदान के लड़के राजकुमार कहलाते थे। राजा सुखदेव का कोई बेटा ना था, सिर्फ एक बेटी थी जिसका नाम राजकुमारी नलनी था। राजा के छोटे भाई का एक लड़का था जो राजकुमार उर्दन कहलाता था। कहते हैं कि राजा सुखदेव ने राजकुमारी नलनी के पैदा होते इसका रिश्ता छोटे भाई के लड़के अरुण से कर दिया था। राजकुमारी और राजकुमार एक साथ खेल कूद के जवान हुए थे। 24 घंटे की मेल मुलाकात यूं भी ज़हनी हम आहंगी पैदा कर देती है। फिर जब इन दोनों को सने शूर को पहुँचते ही मालूम हो गया था कि वो एक दूसरे के जीवन साथी बनने वाले हैं, तो फिर इनमें तो मोहब्बत पैदा होना फितरी और लाजमी था। दोनों के मेल जोल पर कोई रोक टोक ना थी। राजकुमार और राजकुमारी दिन भर एक साथ गुजारते, मगर उधर कुछ दिनों से इन दोनों मोहब्बत भरे दिलों पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी। ये पाबंदी एक तरफ से नहीं बल्कि दोनों तरफ से थी। राजा सुखदेव और इसके छोटे भाई के दरमियान तो कुछ ज़्यादा इख्तलाफ ना था, मगर इन दोनों की बीवियों में जो देवरानी जिठानी थी ऐसी अदावत थी कि एक दूसरे को देखकर मुंह फेर लेती थी। एक दिन अरुण की माँ ने हुक्म दिया, अरुण अब तुम्हारा नलनी से मिलना दुरुस्त नहीं। अरुण हंसा, रानी माँ नलनी से नहीं मिलूँगा तो क्या घर की दासियों और लूंडियों से मिलूँगा। रानी ने इसे घूर के देखा, बस मैंने कह दिया, आखिर कोई वजह भी तो हो। अरुण ने एहतजाज किया, वजह यह है कि मैं मना कर रही हूँ। रानी ने मुँह बनाया। अरुण ने माँ के हुक्म का बाप से शिकवा किया, पिताजी रानी माँ ने हुक्म दिया है कि मैं नलनी से मिलना छोड़ दूँ तो फिर छोड़ दो। बाप ने मुख्तसर जवाब दिया, मगर क्यों। अरुण ने वहाँ भी एहतजाज किया, इसलिए तुम्हारी माता ने मना किया है और इनके हुक्म में कोई दखल नहीं दे सकता। पिता ने यह कहकर अपना दामन बचा लिया। अरुण तनतनाता हुआ सीधा नलनी के पास पहुंचा। दोनों के मकान मिले हुए थे। पुश्त पर एक वसी और रीज़ बाग था। ये बाग अरुण और नलनी की मोहब्बत का शाहिद था। जिस तरह वो एक दूसरे को चाहते थे, इस तरह इन्हें बाग के चप्पे चप्पे और बूटे बूटे से भी प्यार था। इनकी बचपन की मोहब्बत अब दीवानगी की हद तक पहुँच चुकी थी। अरुण बाग के उस गोशे में पहुंचा जहाँ बैठ के वो दोनों दुनिया भर की बातें किया करते थे। वहाँ नलनी पहले से मौजूद थी, कुछ घबराई परेशान। अरुण जो कहने आया था वो तो भूल गया। इसे नलनी की फिक्र पड़ गई। तुम्हें क्या हुआ नलनी, ये चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है। अरुण ने बेचैनी से सवाल किया। बात ही ऐसी है, नलनी ने ठंडी सांस ली, मगर तुम्हारे मुंह पर तो हवाइयाँ उड़ रही हैं। मुझसे ज़्यादा तो तुम परेशान दिखाई दे रहे हो। इधर भी कुछ ऐसा ही मामला है नलनी। अरुण ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया। जल्दी बताओ तुम्हें क्या हुआ है। यही सवाल मैं तुमसे करती हूँ। नलनी ने जैसे सिसकी भरी। पहले तुम बताओ फिर मैं बताऊँगी। अच्छा तो पहले मैं ही बताता हूँ, अरुण ने संभल के कहा। माता जी ने हुक्म दिया है कि नलनी से मिलना छोड़ दो। अच्छा। नलनी ने इसे हैरान नज़र से देखा। ये बात मुझे पिताजी ने कही है। वो कहते हैं कि बेटी तुम जवान हो गई हो और उनसे इस तरह मिलना जुलना ठीक नहीं। अच्छा तो ये बात है। अरुण ने सर हिलाया। मुझे 2-3 दिन से शुबा हो रहा था कि माता जी का मुँह कुछ फूला फूला है। इनकी तुम्हारी माता से ज़रूर लड़ाई हुई होगी जब ये हुक्म दिया गया है। नलनी ने तायद की। तुम ठीक कह रहे हो अरुण, ऐसा ही हुआ होगा। जब भी माता जी चाची से लड़ती हैं तो 2-4 दिन इनका ज़रूर मिजाज चिड़चिड़ा रहता है और उल्टी सीधी बातें करती हैं। तो फिर क्या इरादा है तुम्हारा। अरुण ने तन के कहा। कैसा इरादा, नलनी ने पूछा। यही कि क्या मिलना छोड़ दोगी तुम। हरगिज़ नहीं। वो दोनों अपनी लड़ाई में हमें क्यों घसीटती हैं। राजकुमार अरुण का दिल बढ़ गया। खुश होकर बोला, ये हुई ना बात, मैं अभी मिलना नहीं छोड़ूंगा। नलनी ने तजवीज़ पेश की। आओ हम दोनों कसम खाएं कि हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। इतने में नलनी की एक नौकरानी हाँपती काँपती चाहिए। बिटिया जी जल्दी चलो, रानी जी तुम्हें पूछ रही हैं। नलनी जिसके आने से परेशान हो गई थी अब और ज़्यादा घबरा गई और दुपट्टा संभालती नौकरी के आगे आगे चलने लगी। अरुण ने जल्दी से कहा, अरे कहाँ जा रही, आओ पहले कसम खा ले फिर चली जाना।
नलिनी ने चलते चलते जवाब दिया, अभी नहीं अरुण, थोड़ी देर बाद फिर आऊँगी। नलिनी माँ के पास पहुंची तो उसने लत्ते लेने शुरू कर दिए। मैंने तुम्हें किसी बात से मना किया था? मैंने पूछा। जी हाँ। नलिनी का सांस फूलने लगा। माँ ने डांट पिलाई। फिर तुम क्यों गई थी अरुण के पास? मैं कब गई थी माता जी, वो खुद आ गया था। नलिनी साफ मुकर गई। कान खोल के सुन ले आज, माँ ने कहा। तुम्हारे बाप ने कह दिया है कि तुम्हारी और अरुण की शादी नहीं होगी। नलिनी चिढ़ गई। माता जी ये क्यों नहीं कहती कि आप नहीं चाहती? माता जी भी अकड़ गई। ठीक है मैं नहीं चाहती, सुबह नहीं चाहती, बस कह दिया, इससे नहीं मिलना। नलिनी सर झुकाए बड़बड़ाती अपने कमरे में चली गई। फिर देवरानी जिठानी में इख्तलाफ इस कदर बढ़ गया कि नलिनी और उनका मिलना जुलना बहुत मुश्किल हो गया। दोनों की माएँ ताक में रहती। खासकर नलिनी की माँ तो जैसे तमाम कामकाज छोड़ दिया था, वो दिन भर नलिनी के पीछे लगी रहती। इस गरीब ने तंग आके कमरे से बाहर निकलना छोड़ दिया। दूसरी तरफ अरुण का और ज़्यादा बुरा हाल था। वो तमाम दिन बाग के गोशे में बैठा नलिनी का इंतज़ार करता रहता और रात गए मुज़म्मिल कदमों से घर वापस आ जाता। अब इनकी मुलाकातें और बातें नौकरानियों के ज़रिए होती थी। फिर एक शाम ऐसा हुआ कि जब राजा सुखदेव घर के अंदर बैठे बीवी की जलीकटी सुन रहे थे और बीवी एक ज़ुबान में अरुण को सौ सलवातें सुना रही थी कि लोंडी ने आके राजा को इत्तला दी, जागीरदार के बेटे आए हैं। इस खबर पर दोनों चौंक पड़े। पहले तो उन्होंने हैरान नज़र से लोंडी को देखा, फिर राजा ने दरियाफ्त किया, क्या जागीरदार हसन खां के बेटे फरीद खां आए हैं? लोंडी ने जवाब दिया, राजा बहादुर मैं नहीं जानती वो कौन है, आप चल के देख लीजिए। मुझसे तो उन्होंने यही कहा है कि वो जागीरदार के बेटे हैं, मैं देखता हूँ। और राजा सुखदेव पगड़ी संभालता हुआ बाहर की तरफ चला। सुखदेव बाहर पहुंचा तो एक ग्रांडील जवान को खड़े देखा। मेरा नाम सुलेमान खां है, मैं जागीरदार हसन खां का बेटा हूँ, नौजवान ने खुद अपना तारुफ कराया। राजा सुखदेव के दिल में चाहे कुछ हो, मगर हसन खां जागीरदार का नाम सुनकर इसकी बाछें खिल गई। आइए शहजादे बहादुर आइए, जागीरदार साहिब तो हमारे माई बाप हैं, हम तो आपके ग़ुलाम हैं। ये कहते हुए राजा सुलेमान को सजे सजाए मेहमान खाने में ले गया। परगना छिन जाने के बाद भी राजा के टाट बाट थे। इसका मेहमान खाना हसन खां के मेहमान खाना से ज़्यादा आरास्ता पैरास्ता। हर चीज़ न सिर्फ सलीके से सजाई गई थी बल्कि वो कीमती और दिल आवेज़ भी थी। मेहमान को मेहमान खाने में छोड़कर राजा अंदर की तरफ भागा। अरे सुनती हूँ नलिनी की माता, इसने ठीक कहा था, वाकई जागीरदार का बेटा आया है, मगर ये क्यों आया है? मालकों का राय के घर में आना खतरे से खाली नहीं होता, ज़रूर कोई बात हुई है। नलिनी की माँ भी घबरा गई। मेहमान को वहाँ छोड़ के तुम अंदर क्यों आ गए? क्या सोचते होंगे वो? राजा सुखदेव घबरा के बोला, मैं एक तो तुम्हें इत्तला देने आया था और ये पूछने आया था कि शहजादे बहादुर की किस तरह खातर मदारत की जाए। वो मैं सब कुछ कर लूँगी। नलिनी की माँ ने कहा, तुम जाओ इनके पास देखो वो क्या कहते हैं और क्यों आए हैं। हाँ तुम ठीक ही कह रही हो। राजा धोती संभालता बाहर की तरफ चला। मुझे शहजादे से पूछना है कि वो तशरीफ़ क्यों लाए हैं। राजा सुखदेव आधे शहर में पहुंचे थे कि उन्हें दूसरी तरफ से आती हुई नलिनी मिली। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती और मुंह में कुछ बड़बड़ाती आ रही थी। वो बाप के करीब पहुंची तो गुस्सा से बोली, बाबा ये बैठक में कौन बदतमीज़ बैठा है? राजा सुखदेव ने जल्दी से इसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप हो जा, हमारे अन्नदाता का बेटा है, ख्वासपुर के जागीरदार का बेटा, ज़ुबान में लगाम रख। नलिनी का गुस्सा कम न हुआ था। इसने ज़रा आवाज़ दबा के कहा, शहजादा हो या बादशाह, मगर है बड़ा बदतमीज़। मैंने बैठक में झांक के देखा तो मुझे देख के बोला, अंदर आ जाओ। कैसा कमीना है, गैर लड़कियों से इस तरह बात करते हैं। अच्छा तू अंदर जा। राजा सुखदेव ने से हाथ से धकेला, बस ज़ुबान चलती है तेरी कंची की तरह। राजा सुखदेव मेहमान खाना की तरफ चले और नलिनी इस तरह बड़बड़ाती अपने कमरे की तरफ चली गई। वो जब घर में दाखिल हुई तो इसने मेहमान खाना में रोशनी देखी और ये मालूम करने के लिए कि कौन मेहमान आया है इसने मेहमान खाने में झांका। वहाँ सुलेमान खान बैठा था। इसने एक खूबसूरत लड़की को झांकते देखा तो मुस्कुराकर बोला, आओ अंदर चलिए आओ। इस पर नलिनी को गुस्सा आ गया, मगर इसने बाप से शिकायत की तो इस पर उल्टी डांट पड़ गई। राजा सुखदेव मेहमान खाना में वापस पहुंचा तो सुलेमान खान ने फ़ौरन सवाल किया, ये लड़की जो भी अंदर झांक रही थी कौन थी? वो मेरी पुत्री थी, राजकुमारी नलिनी। राजा ने अटक के बताया। राजा को शहजादे के इस अंदाज पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर वो जागीरदार के बेटे से बिगाड़ना भी नहीं चाहता था, इसलिए चुप हो गया। ज़रा देर दोनों तरफ खामोशी रही। फिर राजा ने पूछा, शहजादे बहादुर मेरे लिए क्या हुक्म है? आपने किस तरह जहमत की आने की? शहजादा सुलेमान झांकने वाली लड़की के ख्यालों में उलझा हुआ था। इसकी नज़रें बचपन में इधर उधर भटकती थी और हर अच्छी सूरत को फ़ौरन दिल में बसा लेता था। नलिनी को देखा तो हज़ार जान से फरीफ्ता हो गया। फिर जब इसे मालूम हुआ कि वो राजा सुखदेव की बेटी है तो वो सोच में पड़ गया। राजा के सवाल पर चौंक के बोला, बस यूँ ही आ गया था। क्या मेरा आना आपको नागवार मालूम हुआ? नहीं, आपका घर है। राजा घबरा गया। आप जब चाहे चले आए, मुझे तो खुशी होगी आपके आने से।
शायद सुलेमान खान को यह एहसास हो गया कि वो कैसी हिमाकत अंगेज़ गुफ्तगू कर रहा है। चुनांचे इसने असल बात का इजहार किया। राजा साहिब, मैं इसलिए आया हूँ कि आपको इतला दूँ कि मेरे बाबा जान यानी जागीरदार हसन खान आपसे एक अहम मामला में कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। इतना कहकर सुलेमान खान खामोश हो गया। राजा सुखदेव ने थोड़ी सी इंतज़ार की, मगर जब शहजादा खामोश रहा तो उसने डरते डरते पूछा, मैं जागीरदार साहिब का ग़ुलाम हूँ, फरमाइए मेरे लिए क्या हुक्म है। सुलेमान खान ने राजा को दोस्त बनाने के लिए कहा, राजा साहिब आपके लिए कोई हुक्म नहीं, बल्कि ये कहना यह है कि आप अगले जुम्मा को बाबा जान से मिलने हाजीपुर आ जाइए। हाजीपुर? राजा ने दोहराया। ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊँगा। सुलेमान खान ने राजा को तेज़ नज़रों से देखते हुए कहा, राजा साहिब आप हाजीपुर के नाम पर चौंक पड़े। क्या आपको मालूम नहीं कि हम लोग सहसराम से हाजीपुर मुंतकिल हो गए हैं? शहजादे बहादुर, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। चालाक सुखदेव ने अपना पहलू बचाया। हाजीपुर, ख्वासपुर, सहराम टांडा सब आप ही के इलाके हैं। जुम्मा को ज़रूर हाजीपुर पहुंच जाऊंगा। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, मेरी तरफ से जागीरदार साहिब की खिदमत में सलाम पेश कीजिएगा। बात ही पलट गई थी। सुखदेव को एक एक बात का इल्म था, मगर वो इस तरह अनजान बन गया था जैसे इससे कुछ खबर नहीं। सुलेमान खान को यकीन हो गया कि राजा को किसी तब्दीली का इल्म नहीं, इसलिए इसने इस सिलसिला को छेड़ना मुनासिब ख्याल न किया। सुलेमान खान उठ के खड़ा हो गया। अब मैं चल रहा हूँ, मगर एक और बात का ख्याल रहे। इसी वक्त एक लोंडी एक बड़ा थाल लिए मेहमान खाने में दाखिल हुई। थाल में खुश्क मेवे अलग अलग रखे थे और चांदी के जग में दूध का शरबत और चांदी के गिलास रखे थे। राजा सुखदेव ने तकल्लुफ़न कहा, शहजादा बहादुर इतनी भी क्या जल्दी, तशरीफ़ रखिए, अभी शरबत पीजिए, फिर रात का खाना खाते जाइएगा। नहीं राजा साहिब, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। ये कहते हुए शहजादा सुलेमान खान ने खुद ही गिलास में शरबत उंडेला और एक ही सांस में पी गया। शरबत पीने के बाद सुलेमान खान ने तहकुमाना अंदाज में कहा, राजा साहिब इस बात का ख्याल रखिएगा कि मेरे यहाँ आने की किसी को इत्तला न होने पाए। मैं इसलिए रात के वक्त आया हूँ। ठीक है शहजादा बहादुर। राजा को सुलेमान खान के हाकिमों जैसा लहजा नागवार गुजरा। वो खून के घूंट पीकर रह गया। सुलेमान खान ने मेहमान खाना के दरवाजे से कदम निकालते हुए मज़ीद ताकीद की, और हाँ, अपनी बेटी से भी कह दीजिएगा वो अपनी सहेलियों को यह ना बताए कि शहजादा सुलेमान खान इसके घर आया था। अब तो राजा सुखदेव और भी जल के रह गया, मगर थूक निकलते हुए बोला, फिक्र न कीजिए शहजादा बहादुर, हुक्म की पूरी तामील होगी।